करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोडोलॉजी, जिसमें हम लोग सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पिछले 10 साल में सीएस के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और आने वाले 5 या 6 साल तक क्या होने वाला है वो सारा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा टच करने के लिए, है ना। फिर भी यदि कुछ छूट जाए तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे याद दिलाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली अभी जो पिछले कुछ दिनों में नया रूल पुराना रूल की बात होती आई है। नया रूल लेना है कि पुराना रूल लेना है। गवर्नमेंट ने भी हमें ऑप्शन दिया है कि आप 18 जुलाई 2018 के बाद जिसका भी कोई सीएएस प्रमोशन ड्यू हुआ है वो कौन सा रूल लेगा बोल करके हमें ऑप्शन बता दो, ठीक है। तो वो नया रूल पुराना रूल क्या है, यानी कि रेगुलेशन रूल 2018 स्टेट गवर्नमेंट का, रूल 2022 स्टेट गवर्नमेंट का, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोडोलॉजी की हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। हमारे एप्लीकेशंस में किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम एप्लीकेशन भेज देते हैं ना, बहुत सारी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। और अंत में हम आपके जो सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2010 से, जो 30 जून 2010 को आया था। उसको स्टेट गवर्नमेंट ने 2 बार अडॉप्ट किया है ना। आप समझिए चीजों को, 2 बार अडॉप्ट किया है। एक बार अडॉप्ट किया है 8 मई 2013 को। यूजीसी रेगुलेशन 10 को 2 बार अडॉप्ट किया है, 8 मई 2013 को, है ना। और दूसरा अडॉप्ट किया है 31 जनवरी 2018 को। क्यों? क्योंकि दिसंबर 17 के आसपास इन्होंने पदनाम चेंज कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने पदनाम चेंज कर दिया, लेक्चरर की जगह असिस्टेंट एसोसिएट का जो डेजिग्नेशन था वो आ गया। फिर इन्होंने दोबारा जो अपना रेगुलेशन है वो लेकर के आए, और एक विस्तृत लेवल में जो एपीआई सिस्टम था उसको फॉलो किया इन्होंने 31 जनवरी 2018 से, जिसको हम आज क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो ओल्ड रूल कहते हैं ना, वो आपका यही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया था 31 जनवरी 2018 को। तो यूजीसी रेगुलेशन 2010 दो बार अडॉप्ट हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 31 जनवरी 2018 को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रेगुलेशन दिया बेस्ड ऑन यूजीसी रेगुलेशन 2010। जुलाई 2018 में, यानी कि मात्र 7 महीने बाद में, यूजीसी ने अपना रेगुलेशन नया दे दिया, ठीक है। यूजीसी ने नया दे दिया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, होल्ड पे चलते चले गए, होल्ड पे चलते चले गए। कब अडॉप्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने? 19 अगस्त 2020 को राज्य सरकार ने उसको अडॉप्ट किया कि हम इसको मानते हैं यूजीसी रेगुलेशन को, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में। कुछ मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसा पहला मॉडिफिकेशन है कि सीएएस के मैटर में स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे यूजीसी रेगुलेशन को, इस पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। व्हाटएवर इज रिटन देयर इन यूजीसी रेगुलेशन 2018, दैट इज एज इट इज अडॉप्टेड टू फॉर द प्रमोशन अंडर सीएएस, है ना। दूसरा, इन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट भी है। इन्होंने कहा हम ये नहीं मानते हैं बोल के, हम किसी को सीनियर प्रोफेसर नहीं बनाने वाले हैं। हमारा जो सीएएस में हाईएस्ट प्रमोशन है वो प्रोफेसर ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यूजीसी रेगुलेशन में एडवांस इंक्रीमेंट है एमफिल पीएचडी के। इन्होंने कहा हम एमफिल पीएचडी का कोई एडवांस इंक्रीमेंट नहीं देने वाले हैं। हम सिर्फ ये करेंगे कि जिसका पीएचडी और एमफिल है उसको सीएएस में फास्टर ग्रोथ मिलेगी, यानी कि उसका सीएएस कुछ टाइम पहले हो जाएगा एमफिल पीएचडी के अकॉर्डिंग। ये चीजें इन्होंने की। उसके अलावा बाकी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। तो फाइनली इन्होंने ये जो रूल है ये 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया, जिसको आप नया रूल कहते हैं वो। और ये विद इफेक्टिव फ्रॉम कहां से था? 4 साल पहले से, 18 जुलाई 2018 से इन्होंने लागू किया, रिलीज किया 14 अक्टूबर 2022 को, विद इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2018। और साथ में ऑप्शन भी दिया कि हम भाई इसको काफी आगे बैक डेट में ले जाकर के प्रभावी बना रहे हैं। तो इस दौरान यदि किसी का पुराने यानी कि ओल्ड रूल के अनुसार यदि किसी का सीएस प्रमोशन ड्यू है तो वो पुराने नियमों से ले सकता है। उसका ऑप्शन दिया, कहां तक दिया? ऑप्शन दिया इन्होंने 13 जनवरी 2023 तक। यानी कि अब आप देखिए, आपका जो पुराना रेगुलेशन है कौन सा, 31 जनवरी 2018 को जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, वो उसका ऑप्शन हमें कहां तक अवेलेबल है? 13 जनवरी 2023 तक। 13 जनवरी 2023 के बाद में पुराने रूल का ऑप्शन किसी को नहीं मिलने वाला है। जो कुछ होगा सारा नए रूल से ही होने वाला है ना। ओके, तो ये हमारा नया रूल है ना, 14 अक्टूबर 2022 वाला। ये प्रेजेंट स्टेटस है।
आज का हमारा स्टेटस क्या है? हमारे सीएएस में देखिए कितने ग्रेड हैं? 4 है। सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, एकेडमिक लेवल 13, एसोसिएट प्रोफेसर जिसको PV4 या एकेडमिक लेवल 13A बोलते हैं, और प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14। तो हमारा प्रेजेंट स्टेटस आपके सामने है। प्रोफेसर के लिए 13 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, 23 आएगा। 13 जनवरी 2023 तक जिनकी ड्यू डेट थी उनसे फॉर्म मांग लिए गए हैं। तो प्रोफेसर की पेंडेंसी एक तरह से खत्म है। प्रोफेसर कैडर पर कोई पेंडेंसी नहीं है, फॉर्म उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट से इनवाइट कर लिए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर सिलेक्शन और सीनियर स्केल की पेंडेंसी काफी बड़ी है। बड़ी कैसे है मैं बताता हूं आपको। एप्लीकेशंस नॉट इनवाइटेड सिंस ड्यू डेट 18 जुलाई 2018, यानी कि सरकार ने 17 जुलाई 2018 तक के ही फॉर्म मांगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता था 18 की यूजीसी रेगुलेशन हमें लागू करना पड़ा, तो वो कब से लागू करना पड़ेगा? 18 जुलाई 2018 से। इसलिए फॉर्म यदि मांगेंगे तो उसके बेसिस पे ही मांगेंगे। इसलिए अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो अब ये सारी पेंडेंसी खत्म होने वाली है। यानी कि आप सोचिए अब इसमें कौन कौन लोग इफेक्टिव हो रहे हैं? आरपीएससी 2008 के लोग, आरपीएससी 2008 के लोग, इनकी नौकरी ऑलमोस्ट 14 साल की हो गई है। दो प्रमोशन इनके ड्यू है, सिलेक्शन और PV4, लेकिन अभी तक एप्लीकेशंस न सिलेक्शन के मांगे गए हैं न PV4 के। आरपीएससी 2012, इनकी नौकरी को ऑलमोस्ट 10 से 11 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको केवल सीनियर स्केल मिला है, सिलेक्शन स्केल इनका भी ड्यू है और बहुत सारों को सीनियर भी नहीं मिला है। और आरपीएससी 2018 जिनकी पीएचडी है उनका सीनियर स्केल ड्यू हो गया है, तो ये लोग वेटिंग में हैं। ये इतना सारा जो लोड है वो सारा का सारा वेटिंग में है। तो ये हमारी प्रेजेंट सिनेरियो है, यानी कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही ये सारे फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। PV4 के, सीनियर सिलेक्शन के, ये सारे फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पुराने रूल हैं, देखिए जो नया रूल है वो पुराने के ऊपर खड़ा है। हमें नए को समझने के लिए पुराने के साथ उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हमारा जो मेन रूल है वो नया रूल है, जो पुराना रूल है वो तो एक तरह से डेड रूल है ना, क्योंकि हमारा नया रूल 18 जुलाई 2018 से इफेक्टिव है। ठीक है, पुराना रूल केवल इनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि इन्होंने नया रूल लागू करने में बहुत लेट कर दिया, रिलीज करने में अक्टूबर 2022 में लेके आए ये, है ना। इसलिए पुराना रूल वैसे तो डेड रूल है, लेकिन जिनकी भी ड्यू डेट 13 जनवरी 2023 तक है वो पुराने रूल का ऑप्शन अभी ले सकते हैं। तो हम इसको भी हमारे डिस्कशन में साथ लेके चलेंगे। पहले हम पुराने रूल की बात करने वाले हैं, उसके बाद नए रूल की बात करने वाले हैं। नए रूल में बहुत सारे एलिमेंट है, उनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सीएएस के मैटर पर नए रूल में जो जो भी लिखा है वो मैं आपको एकदम खोल के आपके सामने रख पाऊं, और सीएएस के वो सारे कॉर्नर और वो सारे हिडन पॉइंट्स में टच कर पाऊं जो अभी तक आप लोगों ने उतने अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो पुराने रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलीज किया इन्होंने 31 जनवरी 2018 को। यूजीसी रेगुलेशन 10 पे बेस्ड था, इफेक्टिव भी इसी डेट से था। कहां तक इफेक्टिव है? 13 जनवरी 2023 तक है। इसमें सबसे पहली बार क्या हुआ, प्रोफेसर का जो कैडर है वो इंट्रोड्यूस हुआ। प्रोफेसर का कैडर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2018 से हम प्रोफेसर बनाने वाले हैं। उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी, और इन्होंने 2021 में जो फॉर्म मांगे थे ना प्रोफेसर के, वो 3 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके मांगे थे, जिनकी एलिजिबिलिटी 1 अप्रैल 2018 को हो रही है, जिनकी एलिजिबिलिटी 1 अप्रैल 2019 को हो रही है, जिनकी एलिजिबिलिटी 1 अप्रैल 2020 को हो रही है। ये इन्होंने मांगे थे। ठीक है, और इन्होंने प्रोफेसर का कैडर भी बताया कि हम 477 पोस्ट है वो क्रिएट कर दी है, पीजी कॉलेज में इतनी है बोल के, यूजी कॉलेज में इतनी है। और एक नई चीज और की, प्रिंसिपल के लिए यूजी पीजी प्रिंसिपल और जेडी का इन्होंने कॉमन ऑर्डर बना दिया। उससे पहले शायद मैं जहां तक कंफर्म हूं यूजी और पीजी प्रिंसिपल के कैडर भी शायद अलग होता था, माइनर डिफरेंसेस थे उनमें, वो इन्होंने अब कॉमन कर दिया। नई चीज जो थी, पीएचडी इन्होंने प्रिंसिपल के लिए कंपलसरी की पहली बार इस रेगुलेशन में। उससे पहले पीएचडी जरूरी नहीं थी। वाइस प्रिंसिपल के कैडर को इन्होंने डेड कैडर घोषित कर दिया। इन्होंने कहा वाइस प्रिंसिपल अब हम और नहीं बनाएंगे, जो हैं वो चलते रहेंगे, वो जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल का कैडर खत्म है। और किसी को भी हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर को वाइस प्रिंसिपल अब नहीं बनाने वाले हैं। और इन्होंने एपीआई सिस्टम है उसको एलाबोरेट करके अप्लाई किया। इन्होंने कहा कि भाई एपीआई सिस्टम है वो आपका जो पीबीएएस है, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, जिसमें बहुत सारे प्रोफार्मा और टेबल्स दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा, और उसको मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया। और मिनिमम एपीआई स्कोर है सीएस प्रमोशन के लिए, उसको डिक्लेयर किया कि आपको कैटेगरी 1 में इतना चाहिए, कैटेगरी 2 में इतना चाहिए, कैटेगरी 3 जो रिसर्च एंड
रिसर्च वाली है उसमें आपको इतना इतना पर ईयर और असेसमेंट पीरियड के लिए इतना होना चाहिए, ये उसका एक समरी आपके सामने है। सारी टेबल तो हम लोग डिस्कस कर नहीं पाएंगे, इसमें बस आप देख लीजिए कैटेगरी 1 और 2 का तो थ्रू आउट सेम है 75 पर ईयर जो टीचिंग कैटेगरी है उसमें, और को करिकुलर एक्टिविटीज में 15 है। इन दोनों का मिलाकर के 90 होता है, लेकिन इनमें मिनिमम हमें 100 चाहिए। तो यूजीसी ने कहा कि आपको इन कैटेगरी में जो और कई सारे एक्टिविटीज हैं उनको उनमें से और आपको 10 पॉइंट कम से कम लाने पड़ेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कहां पर जो थर्ड पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि मिनिमम इनमें 100 पर ईयर होने चाहिए कैटेगरी 1 और 2 में। कैटेगरी 3 में इन्होंने कहा है कि हमें सीनियर के लिए अलग चाहिए, सिलेक्शन के लिए अलग चाहिए, पीपी4 के लिए अलग चाहिए, प्रोफेसर के लिए अलग, के लिए सारा अलग चाहिए। तो सीनियर के लिए इन्होंने कहा कि 5 साल पर ईयर। इसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि कोई भी सीनियर का फॉर्म पुराने वाले से नहीं लगाने वाला है, पुराने वाले से कोई भी सीनियर का फॉर्म नहीं लगाएगा। पुराना वाला देखो कहां तक जीवित है वो मैं बता देता हूं। 2008 के जो लोग हैं उनका सीएस एलिजिबिलिटी के चक्कर से उनको पुराने वाला जो है वो सिलेक्शन के लिए वो उन्होंने किया है, पूरे बैच ने पुराने वाला रेगुलेशन अडॉप्ट किया है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम उनका जो असेसमेंट पीरियड था उस टाइम 2 रिफ्रेशर करना उनके लिए अलाउ नहीं था, है ना। और जबकि नए रेगुलेशन में कह दिया कि आपको 2 रिफ्रेशर चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए उन्होंने मजबूरी में पुराना जो रेगुलेशन है वो अडॉप्ट किया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की वजह से। और दूसरा नया वाला ये कहता है कि पीबी4 के लिए आपको पीएचडी मस्ट है, ठीक है। पुराना वाला कहता है पीएचडी हमें पहली बार प्रिंसिपल के लिए चाहिए, उससे नीचे हमें पीएचडी की जरूरत नहीं है। पीबी4 बिना पीएचडी के भी देंगे। तो जिन लोगों की पीएचडी नहीं है उन लोगों ने पीबी4 के लिए पुराने रूल को अडॉप्ट किया है। बस पुराने का यही सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा पुराना ये जैसे ये पेंडेंसी खत्म होगी पुराना रूल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। तो ये उसकी एक टेबल थी। अब हम बात करते हैं नए रूल की। जो पूरे मैदान का जो असली खिलाड़ी है अभी वो यही है, आने वाले टाइम तक यही चलेगा, क्योंकि यूजीसी भी और रेगुलेशन लाने के मूड में नहीं है। यूजीसी का ये है कि और रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा इसी में अमेंडमेंट कर देंगे, नोटिस उसका जो है वो पब्लिक नोटिस निकाल देंगे और इसमें अमेंडमेंट करते चले जाएंगे, नया रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये उम्मीद करी जाती है कि ये जो नया रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट का ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये किस पे बेस्ड है? यूजीसी रेगुलेशन 18 से एज इट इज लिया है इन्होंने, है ना। और रिलीज कब हुआ? 14 अक्टूबर 2022 को, लेकिन विद इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2018, यानी कि 4 साल पीछे जाकर के इन्होंने इसको प्रभावी बनाया है। बट ऑल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल कैडर हैव केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2020। इन्होंने भी देखो जो नया रूल अप्लाई किया है ना, इसमें ये कहा है कि प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। उसके अलावा जितने भी एसोसिएट, असिस्टेंट, पीबी4 जो भी कैडर है, प्रोफेसर, उन सब के लिए अमेंडमेंट जो होंगे वो प्रभावी कब से होंगे? 18 जुलाई 2018 से, ठीक है। यहां पर इन्होंने रूल 26A को डिलीट कर दिया। रूल 26A क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारा जो प्रोफेसर का कैडर है उसमें 477 पोस्ट होंगी, पीजी जो कॉलेजेस हैं उनमें 437 होंगी, यूजी कॉलेजेस में 440 केवल 40 होंगी। इस पॉइंट को इन्होंने डिलीट कर दिया। इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, प्रोफेसर का जो कैडर है वो 100% प्रमोशन होगा अंडर सीएएस, यानी कि जितने भी एलिजिबल होंगे सब बनेंगे। जैसे जितने भी एलिजिबल होते हैं सबको एसोसिएटशिप मिलती है, वैसे ही अब सबको प्रोफेसरशिप मिलने वाली है। ये इन्होंने यहाँ पर एक काफी बड़ा चेंज किया है। कब से किया ये चेंज? 18 जुलाई 2018, यानी कि पुराने वाला रेगुलेशन देखिए प्रोफेसर में कब तक डील करता है? 1 अप्रैल को पहली बार प्रोफेसर की पोस्ट क्रिएट हुई है, 1 अप्रैल 2018 को, है ना। और उसमें यह था कि 477 प्रोफेसर के पोस्ट हैं। 18 जुलाई 2018 को इन्होंने कह दिया कि अब जितने भी एलिजिबल हैं सारे बनने वाले हैं बोल करके, है ना। तो ये एक बात हुई। अब इससे क्या हुआ कि काफी ज्यादा अभी जो ऑप्शन फॉर्म मांगे जा रहे थे उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि हमारे यहाँ भी जो काफी पुराने लोग हैं, एक कंफ्यूजन था। मान लेते हैं किसी की पीबी4 है वो 2012 में हो गया, ठीक है, 2012 में ड्यू हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई नए रूल के अकॉर्डिंग 3 साल में ही प्रोफेसरशिप ड्यू होने वाला है, तो हमारा तो 15 में हो गया। तो उन्होंने जो ऑप्शन फॉर्म था उसमें मांगते हैं ना कि आपका कौन सा स्केल ड्यू है, वो कब से ड्यू है, तो उसमें लिख दिया कि हमारा 15 से ड्यू है। 15 में तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका प्रोफेसरशिप आई नहीं है। प्रोफेसर की पोस्ट पहली बार क्रिएट हुई है 1 अप्रैल 2018, इससे पहले कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, एकदम क्लियर है ना। तो
ये एकदम साफ था, लेकिन कई सारे कंफ्यूजन थे, है ना। लेकिन बोल करके हम लोग भी देख रहे थे, लेट अस एंजॉय द थिंग्स व्हाट्स गोइंग ऑन। क्योंकि कभी कभी किसी को मतलब क्या बोलते हैं कि आगे होकर के समझाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यस। तो और इसमें क्या हुआ नए रूल में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड मेजर चेंजेस किए इन्होंने। सीनियर सिलेक्शन, PB4, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मेजर चेंजेस लाए ये, है ना। और इन्होंने प्रोफेसर और प्रिंसिपल का जो कैडर है वो ऑलमोस्ट सेम बना दिया, एलिजिबिलिटी सेम कर दी। ठीक है। रिसर्च स्कोर इंट्रोड्यूस किया, एपीआई बेस्ड जो पीबीएस एएस सिस्टम था उसकी जगह क्या लाया ये रिसर्च स्कोर लेके आ गए। और उसमें भी इन्होंने कहा कि हमें रिसर्च स्कोर केवल प्रोफेसर के लिए, प्रिंसिपल के लिए चाहिए, बाकी के लिए कुछ नहीं चाहिए। यानी कि जिसने ज्वाइन कर लिया, यदि वो पीएचडी है तो PB4 तक एकदम सीधा जाएगा, उसका रुकने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिसर्च स्कोर काउंट नहीं हो रहा, एपीआई कोई काउंट नहीं हो रहा, है ना। एपीआई पहली सॉरी रिसर्च स्कोर पहली बार कब चाहिए, प्रोफेसरशिप में, उसके पहले नहीं चाहिए आपको। ठीक है। यस। और इससे पहले क्या था, पुराने रूल यानी कि नए रूल के आने से पहले आपके पास सीएस की एलिजिबिलिटी के लिए दो ही कोर्सेज थे, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर। ओरिएंटेशन रिफ्रेशर एक शॉर्ट टर्म था। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये तो है ही है, इनके अलावा बहुत सारे हम आपको और दे देते हैं, उनकी अल्टरनेटिव्स की हम लोग बात करेंगे, एफटीपीज है, मूक्स है, और भी कई सारे कोर्स उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। कहाँ से करना है ये सारी हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारे नए साथियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इन्होंने कहा कि अभी तक जो आपकी एपीएआर की जो ग्रेड्स थी, है ना, यानी कि आपकी एसीआर की जो ग्रेड थी, है ना, वो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन का पार्ट नहीं थी पुराने रूल तक। नए रूल में इन्होंने कहा कि आपकी जो एसीआर की ग्रेड है दैट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ योर सीएएस फॉर्म, वो सीएएस की एलिजिबिलिटी कंडीशन में शामिल हो गई। आप देखिए, आपने जो ऑनलाइन एसीआर दाखिल की है वो वही है जो प्रोफेसर के फॉर्म का पार्ट बी था। नए वाले रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर का फॉर्म था उसका पार्ट बी है। यानी कि आप हर साल एसीआर जो भरते हैं वो एसीआर नहीं भरते हैं, आप उस साल का सीएस फॉर्म का पार्ट बी भरते हैं। जो उसमें होने वाला है वही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है आगे आपके सीएस के फॉर्म में। इसलिए जब भी एसीआर दाखिल करें उसमें वो सारी एंट्रीज आपको करना जरूरी है, जेन्युइन एंट्रीज जिनके एविडेंसेस आपके पास है। ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज करने की कोशिश करें जिनके एविडेंसेस आपके पास हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो कोई एक्टिविटी हमने की हो, उसमें पार्टिसिपेट किया हो, रह जाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा हमें उसमें एंट्रीज करनी है, क्योंकि हमें बाद में हो सकता है उसको मॉडिफाई करने का मौका नहीं मिले, क्योंकि वही एज इट इज वहां रिफ्लेक्ट होने वाला है। यस। नया जो रूल है वो सिंपल टाइप का है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पुराने वाले को तो समझना ही अपने आप में एक वो है, नया वाला सिंपल है, इजी है ना। तो नए वाला ही असली हमारा जो आज का जो प्लेयर है वो है नया वाला रूल। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग सीनियर, सिलेक्शन, PB4, फिर प्रिंसिपल, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या चाहिए, 4 5 6 साल की सर्विस चाहिए, ये आप जानते ही हैं। उस हिसाब से एमफिल जिसकी हो, PhD जिसकी हो, जिसकी नहीं हो उसको 6 साल लगेगा, ये कॉमन रूल है। असेसमेंट पीरियड उसका इतना होगा। एक ओरिएंटेशन कोर्स चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, ओरिएंटेशन कोर्स ऑब्लिक इंडक्शन कोर्स, इंडक्शन को भी मान्यता मिली हुई है। रिफ्रेशर कोर्स चाहिए 2 वीक का। 2 वीक का इन्होंने यूजीसी ने डिफाइन कर दिया कि भाई 2 वीक का मतलब 10 वर्किंग डे होता है। आप 2 वीक मतलब 14 दिन मान के मत चलो, 2 वीक का मतलब होता है मिनिमम 10 वर्किंग डेज का कोई कोर्स होना चाहिए, यदि वो है तो वो 2 वीक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और इन्होंने यहाँ ये भी क्लियर कर दिया कि यदि आप मंडे टू फ्राइडे कोई कोर्स ऑर्गेनाइज करते हो तो वो 1 वीक की कैटेगरी में आएगा, नो नीड टू एक्सटेंड इट टिल सैटरडे, है ना। इन्होंने कह दिया 5 वर्किंग डे का मतलब है 1 वीक आपका माना जाएगा। ठीक है, ये इसमें होना चाहिए। साथ में इन्होंने एपीएआर की ग्रेड भी जोड़ दी कि आपकी ओवरऑल जो ग्रेड है वो सेटिस्फैक्ट्री या गुड होनी चाहिए। जो आपकी एसीआर में जाती है ना वो ओवरऑल ग्रेड सेटिस्फैक्ट्री आपकी गुड। और वो कब होनी चाहिए इसका एक थ्रू आउट कर दिया इन्होंने कि जितने भी इसके क्या बोलते हैं स्केल्स हैं, उन सब में जो असेसमेंट पीरियड है उनमें से एक कम साल में होगा तो चलेगा। मान लेते हैं मेरा सीनियर के लिए असेसमेंट जो ईयर है वो 6 साल है, मैं एमफिल भी नहीं हूँ, PhD भी नहीं हूँ, तो मेरा असेसमेंट पीरियड हो गया 6 साल का, तो मुझे किसी 5 साल में मेरा जो ग्रेड है वो चाहिए क्या, ओवरऑल या सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि असेसमेंट पीरियड से 1 साल कम। यही सिलेक्शन के लिए है, यही PB4 के लिए है, यही प्रोफेसर के लिए है कि आपको एपीएआर के ग्रेड्स ओवरऑल ग्रेड सेटिस्फैक्ट्री या गुड कितने साल में चाहिए, आपका जो असेसमेंट पीरियड है उससे एक कम साल में आपको चाहिए। यस। सिलेक्शन के लिए सॉरी सिलेक्शन आ गया क्या,
हाँ, सीनियर के बाद में सिलेक्शन, यस। 5 साल का आपका क्या होने वाला है, असेसमेंट पीरियड आपका 5 साल का होने वाला है ना। ठीक है, यानी कि सीनियर स्केल में आपको 5 साल की नौकरी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। दो आपको रिफ्रेशर कोर्स करने हैं, ये मेजर चेंज है। एक्चुअल में इससे पहले एक ही रिफ्रेशर था, इसी की वजह से ये जो ऑप्शन फॉर्म का है उसमें एक बड़ा एलिमेंट ये था कि 2008 का जो कंप्लीट बैच है उन्होंने अपने सिलेक्शन के असेसमेंट पीरियड में एक ही रिफ्रेशर किया है, क्योंकि उनको उस टाइम पर एक ही रिफ्रेशर करना अलाउड था। ठीक है, अब इन्होंने ये ले आए कि नए रूल में आप क्या बोलते हो, 2 रिफ्रेशर आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए पुराने का ऑप्शन देना काफी सही रहा, है ना, हम लोगों के लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा। 2008 के लोग आराम से पुराना ऑप्शन लेकर के सिलेक्शन अपना ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप उठाया कि दोनों के ऑप्शन दे दिए इन्होंने। इन्होंने कहा कि भी आपकी एलिजिबिलिटी जिसके हिसाब से हो रही है आप ले लो, बात खत्म, कोई हार्डशिप नहीं है। आपकी यदि नए के हिसाब से हो रही है ले लो, पुराने के हिसाब से हो रही है ले लो। ठीक है, ये काफी अच्छा कदम था। वापस वही है, ओवरऑल ग्रेड्स का पॉइंट है। एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ भी एक बड़ा मेजर चेंज है, पीएचडी डिग्री। इससे पहले पीवी4 के लिए पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए थी, अब चाहिए, पीएचडी डिग्री चाहिए। ठीक है, और पीवी4 का आपका जो असेसमेंट पीरियड है वो 3 साल का होगा, यानी कि एकेडमिक लेवल 12 में सिलेक्शन स्केल में आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए और एक रिफ्रेशर कोर्स इसमें होना चाहिए कम से कम 10 दिन का। इससे पहले एक शॉर्ट टर्म कोर्स था 1 वीक का, अब 2 वीक का आपको कोई भी प्रोग्राम करना पड़ेगा जैसे रिफ्रेशर कोर्स है ना, असेसमेंट पीरियड में। और ओवरऑल ग्रेड तो आप जानते ही हैं, सेटिस्फैक्टरी और गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहां पर आपने देखा क्या है, पुराने वाले में एपीआई था, सीनियर के लिए कुछ एपीआई चाहिए, सिलेक्शन के लिए भी कुछ एपीआई चाहिए, पीवी4 के लिए भी कुछ एपीआई चाहिए। यहाँ पीवी4 तक कोई एपीआई नहीं चाहिए। यहाँ पीवी4 में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया पीएचडी। इन्होंने कहा कि भाई जिसने पीएचडी करी है उसका थोड़ा बहुत तो एपीआई होगा ही होगा, लेट देम गो। ठीक है, तो अब पीबी4 13 जनवरी 2023 के बाद में उसी को मिलने वाला है जिसकी पीएचडी है। उससे पहले तो पुराने का भी ऑप्शन है, लेकिन 13 जनवरी 2022 के बाद में यदि किसी की ड्यू डेट आ रही है तो वो ड्यू डेट तभी ड्यू डेट मानी जाएगी जब उसकी पीएचडी है, अदरवाइज वो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होती चली जाएगी। यस, ये प्रोफेसर के लिए आ गया। प्रोफेसर के लिए आपको जो असेसमेंट पीरियड है वो इन्होंने 3 साल का कर दिया, इससे पहले पुराने वाले में 7 साल का था। अभी इन्होंने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसरशिप में आपको केवल 3 साल काम करना है एकेडमिक लेवल 13A में, यानी कि पीबी4 में। पीएचडी डिग्री तो वो चाहिए ही चाहिए क्योंकि पीबी4 में वो मैंडेटरी हो गई। 10 मिनिमम रिसर्च पेपर चाहिए, पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी स्टेट जनरल में, जिनमें से 3 आपके असेसमेंट पीरियड में होने चाहिए। मिनिमम 110 रिसर्च स्कोर होने चाहिए और ओवरऑल ग्रेड सेटिस्फैक्टरी या गुड होनी चाहिए आपके एपीआर में, हर साल के एपीआर में। अब यहाँ पर आप देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था जब प्रोफेसर के फॉर्म नए से लगे थे तब, कि जो रिसर्च स्कोर है वो क्या असेसमेंट पीरियड का ही लेना है, क्योंकि पहले हमारी प्रैक्टिस क्या रही है, एपीआई स्कोर है वो हम असेसमेंट पीरियड का ही लेते थे। ठीक है, यहां पर ये डाउट आया कि भाई रिसर्च स्कोर क्या असेसमेंट पीरियड का ही लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च स्कोर है प्रोफेसर के लिए नए रूल में, वो आपकी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से लेकर के कहां तक जाएगा, आपकी ड्यू डेट तक। ये पूरा स्पान वो कवर करने वाला है आपका। 1 मिनट सर, मैं इसको कंप्लीट कर लूं इसी स्लाइड को, है ना। और अब यहां पर असेसमेंट पीरियड से रिलेटेड केवल 2 कंडीशन हैं, इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन आपका जो इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के ड्यू डेट तक जाएगी। वो 2 कंडीशन कौन सी है, असेसमेंट पीरियड में आपके 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए, कम से कम, टोटल 10 होने चाहिए, उनमें से कम 3 असेसमेंट पीरियड में होने चाहिए। और असेसमेंट पीरियड में आपकी जो ग्रेड है, जो 3 साल का असेसमेंट पीरियड है उनमें 2 साल में आपकी ग्रेड सेटिस्फैक्टरी या क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। असेसमेंट पीरियड से रिलेटेड ये 2 ही कंडीशंस मेंशन्ड है, स्पेशली मेंशन्ड है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप असेसमेंट पीरियड से कनेक्ट ना करें। सर प्लीज। यस, थ्रू आउट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट इन द डिपार्टमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ प्रोफेसर, इट इज क्लियर एंड वेरी मच क्लियर। वो टीआरएफ की बात कर रहे हैं क्या, तो हाँ कोई बात नहीं, हम लोग सवाल जवाब जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें हैं, है ना। अब ये
प्रिंसिपल पोस्ट और जेडी एकेडमिक के लिए भी इन्होंने नए रूल में कहा कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी ये होने वाली है क्या, कि आपकी जो टोटल सर्विस है, ऐसे प्रोफेसर जिनकी टोटल सर्विस 15 साल की हो गई, ऐसे प्रोफेसर जिनकी टोटल सर्विस कितने साल की हो गई, 15 साल की, यानी कि मान लेते हैं कोई पीएचडी होल्डर ने ज्वाइन किया है, या मतलब उसको सीनियर स्केल 4 साल में मिल गया, तो सीनियर स्केल कितने साल में, 4 साल में, सिलेक्शन 9 में, फिर 12 में उसको पीबी4, फिर 15 में उसको प्रोफेसर, यानी कि जिस दिन वो प्रोफेसर बना उसी दिन वो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो गया। जिस दिन वो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुआ उसी दिन वो प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल हो गया। यस, पीएचडी डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, ये पीबी4 से चलती आ रही है। 10 रिसर्च पेपर चाहिए, ये प्रोफेसर में एज इट इज था ये एलिमेंट। मिनिमम 110 रिसर्च स्कोर चाहिए, ये भी प्रोफेसर में था। सारे जो पॉइंट्स हैं वो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के साथ कॉमन है, और इसमें असेसमेंट तो इनका होना ही नहीं है। असेसमेंट जो था वो हमारे प्रोफेसर पोस्ट तक के लिए था। नया इन्होंने एक जोड़ दिया, वो कितना इंप्लीमेंट होगा कितना नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नया इन्होंने क्या जोड़ दिया, ए कॉलेज प्रिंसिपल शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस असेसमेंट बाय द कमिटी। जो रेगुलेशन में एक 6 मेंबर कमिटी है, वो असेसमेंट को परफॉर्मेंस को असेस करेगी। यदि वो मानती है कि इनके परफॉर्मेंस सही है तो आने वाले 5 साल तक एक्सटेंशन देगी, वरना वो अपने पुराने कैडर में यानी कि प्रोफेसर कैडर में लौट जाएंगे, प्रोफेसर की पोस्ट पर वापस वो आ जाएंगे, है ना। अब कितना, या इन बिटवीन, देखो रिटायर वाली तो है ही है, यदि वो इन बिटवीन रिटायर हो गए तो हो ही गए, उसका तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अब पता नहीं कितना कितना ये फॉलो हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। अब देखिए हम चलते हैं आगे। अब हम नए रूल में जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को हमने समझ लिया है, नए में पुराने के साथ क्या इन्होंने चेंज किया है उसको भी समझ लिया है। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं नए रूल की, वो है एक तो आपकी ओवरऑल ग्रेड इन एपीआर, ये कैसे आपको मिलने वाली है, ये शायद आप लोगों में से ज्यादातर आप सभी जानते हैं, आपने ऑनलाइन एसीआर अभी दाखिल की है। अल्टरनेट ऑप्शन टू रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स के अल्टरनेट ऑप्शंस दिए इन्होंने बहुत सारे, इससे पहले ये नहीं था। मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द रिसर्च स्कोर, रिसर्च स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी इन्होंने बताई है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो ये 3 पॉइंट है, अब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ले लिए हैं, अब इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो बेसिकली पुराने रेगुलेशन में था आपके अपेंडिक्स 1, जो आपकी जो एपीआई की जो टेबल्स हैं वो सारी की सारी अपेंडिक्स 1 में आती है। नए रूल में इन्होंने अपेंडिक्स 2 जोड़ दिया। अपेंडिक्स रो में अपेंडिक्स 2 में इन्होंने 2 टेबल दी है। पहली टेबल जो है वो आपकी एपीएआर की जो ग्रेड्स मिलेगी उनको कैसे मिलेगी आपको उसके लिए बताया है इन्होंने, पूरा प्रोफार्मा असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोडोलॉजी फॉर कॉलेज टीचर्स अपेंडिक्स 2 टेबल 1, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें सीरियल नंबर 2 दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, उनमें एक्टिविटीज हैं। सीरियल नंबर 1 में केवल टीचिंग एक्टिविटीज है ना, और सीरियल नंबर 2 में 7 अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो हम लोग कॉलेज में परफॉर्म करते हैं। इन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में इन्होंने कहा है कि जो सीरियल नंबर 1 है यानी कि टीचिंग एक्टिविटी, उसमें आपका 80% से यदि ज्यादा टीचिंग परसेंटेज है तो आपको गुड मिलने वाला है, और 80 से 70 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री मिलने वाला है, और 70 के नीचे है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री मिलने वाला है, ठीक है। अब यदि और एक्टिविटी 2 में कहा है कि 7 कैटेगरीज हैं, इनमें से 3 में आपको 3 में यदि आप इन्वॉल्व हैं किसी भी 3 में तो आपको गुड मिलने वाला है, यदि 1 या 2 में इन्वॉल्व हैं तो आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलने वाला है, यदि किसी में इन्वॉल्व नहीं है तब आपको नॉट सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। यानी कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री मिलने का चांसेस आपका न के बराबर है। कैसे? क्योंकि इसमें एक जो एक्टिविटी है वो आपकी एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन ड्यूटीज की है। अब वो मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो आपकी सेकंड जो सीरियल नंबर 2 है उसमें आपकी एक एक्टिविटीज तो परमानेंट है, यानी कि ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है कि आपका ये जो इन 7 में से आपकी एक भी नहीं हो, है ना। अब आपको ओवरऑल ग्रेड कैसे मिलेंगे? सीरियल नंबर 1 में यदि आपकी गुड है और सीरियल नंबर 2 में गुड या सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको ओवरऑल ग्रेड गुड मिलेगा। यानी कि आपको ओवरऑल ग्रेड गुड तभी मिलेगा जब आपकी टीचिंग एक्टिविटी में आपको गुड मिल रहा है। जो सीरियल नंबर 2 है उसमें आपका सेटिस्फैक्ट्री या गुड कुछ भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग में आपको गुड मिलेगा, तभी आपको ओवरऑल ग्रेड जो गुड मिलेगा, है ना। ओवरऑल ग्रेड आपको सेटिस्फैक्ट्री कब मिलेगा? जब आपको टीचिंग में सेटिस्फैक्ट्री है। दूसरे में चाहे गुड हो चाहे सेटिस्फैक्ट्री हो, कोई मतलब नहीं है ना। और ओवरऑल ग्रेड आपको नॉट सेटिस्फैक्ट्री कैसे कब मिलेगा? जब आपको न तो गुड मिला हो न सेटिस्फैक्ट्री मिला हो ओवरऑल ग्रेड, तो आपको नॉट सेटिस्फैक्ट्री मिलने वाला है। ये आपके एपीआर के ग्रेड्स हैं,
और यही अब आप हर साल एपी जो आपका एसीआर है, ऑनलाइन एसीआर, उसमें दाखिल करेंगे, उसके बेसिस पे ग्रेड मिलेगा, वही ग्रेड आप अपने सीएस के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, है ना। ओके, चलते हैं आगे। अब इनसे कहीं रिलैक्सेशन दिया है क्या? ये जो सीरियल नंबर 1 और 2 में जो एक्टिविटीज हैं, इनमें रिलैक्सेशन भी दिया है क्या? किस तरह का रिलैक्सेशन है? तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया है। इन्होंने कहा है कि कुछ काइंड की पेड लीव्स हैं, कुछ प्रकार की पेड लीव्स हैं, इनको एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 यानी कि एपीएआर ग्रेड में रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने। वो कौन सी पेड लीव है? मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, ईओएल, आपकी डेपुटेशन। इन सब के केस में आपको इस एपीआर के ग्रेड में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आपका ये कोई पीरियड है तो उस पीरियड का आपका असेसमेंट नहीं होगा। आपका असेसमेंट पीरियड का जो बाकी पीरियड है उसका जो असेसमेंट है वही एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा, है ना। वो इस तरह से होगा, मान लेते हैं मेरा सीनियर स्केल का जो असेसमेंट पीरियड है वो 6 साल का है, उसमें 2 साल में स्टडी लीव पे रहा, ठीक है। तो वो जो 2 साल, वो बाकी 4 साल के लिए मेरा असेसमेंट होगा और वो उसको 6 साल तक एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक कंडीशन और डाल दी है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट सच लीव डेपुटेशन वाज अंडरटेकन विद प्रायोर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि वो पेड लीव होनी चाहिए, प्रायोर अप्रूव होनी चाहिए, और इन टाइप को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इनमें हम रिलैक्सेशन देने वाले हैं, ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स के अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? रिफ्रेशर को यानी कि ओरिएंटेशन कोर्स का तो अल्टरनेट इन्होंने दे दिया इंडक्शन कोर्स है, ठीक है। रिफ्रेशर के लिए बहुत सारे दिए, इन्होंने कहा रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स या वर्कशॉप कर सकते हो आप, सिलेबस अपग्रेडेशन वर्कशॉप कर सकते हो, उसकी जगह टीचिंग लर्निंग इवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम्स है उनको अटेंड कर सकते हो। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, एफडीपी को पहली बार ये एलिजिबिलिटी कंडीशन में लेकर के आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे प्रैक्टिस ये स्टार्ट नहीं हुई है कि हमें कोई एफटीपी, जाहिर सी बात है एलिजिबिलिटी के लिए जो भी कोर्स है वो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप आयुक्तालय से परमिशन लेकर के करते हैं, है ना। कमिश्नर मतलब कमिश्नरेट ऑफिस से आप परमिशन लेकर के करेंगे तभी वो आपका जो कोर्स है ना, जो जिसके बेसिस पे आपकी सीएस की एलिजिबिलिटी आनी है वो तभी मान्य होगा, है ना। तो यदि आप एफडीपी भी करते हैं कहीं से, तो यदि वो देखिए दो चीजें हैं, एक मैं बहुत बिल्कुल बेसिक चीज बताता हूं आपको। सीएएस के लिए एलिजिबिलिटी वाले कोर्स कराने के लिए यूजीसी ने कुछ संस्थाओं को अधिकृत किया है। एक तो आप जानते ही हैं एचआरडीसी, ये आपने सबने सुना है। उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको सीएस के कोर्स कराने के लिए अधिकृत किया है यूजीसी ने या एमएचआरडी ने। उनकी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स हैं वो देख लेते हैं। एफडीपी दिया, मूक्स दे दिया कि आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में मूक किया हो, कोई आपने किसी मूक में कंट्रीब्यूट किया हो, आपने कंट्रीब्यूट किया हो या उसको ऑर्गेनाइज करने में उसका आप ऑर्गेनाइज करने में कंट्रीब्यूट किया हो या मूक को डिजाइन करने में कंट्रीब्यूट किया हो, ठीक है। ये यदि आपने किया है तो आप ये भी रिफ्रेशर कोर्स का अल्टरनेट माना जाएगा। अब ये आप कहां से कर सकते हैं? ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स, एफडीपी, अदर मूक्स अंडर, ये देखिए ये एक टर्म है PMMMNMTT, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएचआरडी की स्कीम है। इन्होंने कहा है कि इस स्कीम में हम बहुत सारी संस्थाओं को अधिकृत करते हैं सीएएस के लिए जो एलिजिबिलिटी कोर्सेज हैं वो कराने के लिए। यानी कि आप यदि एचआरडीसी से कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं सीएस के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो आपको ये देखना है कि वो जो आप कोर्स जिस संस्था से कर रहे हैं वो संस्था क्या इस योजना के तहत वो कोर्स करा रही है। इस योजना के तहत PMMNMNTT के तहत कुछ ही संस्थाओं को अधिकृत किया गया है सीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए जो कोर्स चाहिए वो कराने के लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है कौन, अच्छा कहां कहां दिया इन्होंने कहा कि भाई आप स्वयं पोर्टल पे अर्पित बोल करके एक कोर्स चलता है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ये रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं। ये एक प्रोग्राम है पूरा किसका? एमएचआरडी का। इन्होंने कहा कि अर्पित प्रोग्राम में स्वयं पोर्टल पर रिफ्रेशर कोर्स होंगे सारे सब्जेक्ट में, और इन्होंने कराने के लिए अधिकृत किसको किया? एनआरसीज को किया, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स को। और जब भी ये जिस साल का अर्पित अनाउंस करते हैं तो नेशनल रिसोर्स सेंटर की लिस्ट भी अनाउंस करते हैं। जैसे पहली बार अर्पित जो आया था वो अर्पित 2018 में आया था, जिसमें मैंने ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स किया था, है ना। और क्या बोलते हैं उसके बाद अर्पित 2019, 20, 21 ये चलता चला आ रहा है। हर बार ये नेशनल रिसोर्स सेंटर, और वो नेशनल रिसोर्स सेंटर है किस डिसिप्लिन में रिफ्रेशर कोर्स कराएगा उसको उसकी लिस्ट जारी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये जो नेशनल रिसोर्स सेंटर हैं ये स्वयं के वेब पोर्टल पर
अपना जो रिफ्रेशर कोर्स है वो लॉन्च करते हैं और हम उनको अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग उसको कर सकते हैं, है ना। इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस स्लाइड के बाद में बताऊंगा। अगला जो है वो है स्कूल ऑफ एजुकेशन। कुछ संस्थाओं को उन्होंने स्कूल ऑफ एजुकेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया। टीचिंग लर्निंग सेंटर्स भी इन्होंने कुछ बनाए। एक बहुत ही फेमस टीचिंग लर्निंग सेंटर है जिसको हम लोग सब जानते हैं, रामानुजन कॉलेज न्यू दिल्ली, जो टीचिंग लर्निंग सेंटर है एमएचआरडी के द्वारा बनाया हुआ अधिकृत, और वो सीएएस के लिए अधिकृत है। एलिजिबिलिटी जो आपके कोर्सेज हैं, आपका ओरिएंटेशन, इंडक्शन, आपका एफडीपी, आपके मूक, ये जितने भी तरह के हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वर्कशॉप, है ना, ये सारा कराने के लिए वो अधिकृत है। हम उसके जितने भी कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। काफी साथियों ने किए होंगे, है ना। फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए इन्होंने कुछ। इन्होंने CESEMS बनाए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने कुछ सेंटर्स को बनाया क्या, सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने काफी सारी संस्थाओं को आइडेंटिफाई किया, ये सेंटर्स इन्होंने बनाए और फिर उनको कहा कि आप सीएस के एलिजिबल ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो आप करा सकते हो, है ना। तो एचआरडीसी के अलावा हम ढेर सारे कोर्स, रिफ्रेशर के अलावा हम ढेर सारे कोर्स कर सकते हैं। एचआरडीसी के अलावा ढेर सारी संस्थाएं हैं जो ये कोर्स कराने के लिए अधिकृत हैं, वो पूरी तरह से माने जाएंगे आपके सीएस की एलिजिबिलिटी के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है, ये नए रूल में ही आया है। ओके, ये स्वयं वेब पोर्टल पर 2018 में मेरा ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स है और शायद ये जो रिफ्रेशर कोर्स है केमिस्ट्री में, है ना, मतलब मैं पहले लोट में हूं जिन्होंने ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स किए हैं। मैंने 2018 में कर लिया था क्योंकि 2018 का जैसे ही रेगुलेशन आया तो उसमें साफ साफ हो गया कि भाई ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज लॉन्च होंगे। अर्पित 2018 आएगा। नेशनल रिसर्च जो सेंटर है वो जो खालसा कॉलेज है न्यू दिल्ली में, उसको नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाया, उसने स्वयं पे अपना कोर्स लॉन्च किया। वो कोर्स पहली बार लॉन्च हुआ था, काफी दिन तक चला। 2018 में मैं उसमें एनरोल हुआ और सर्टिफिकेट मुझे मिला 20 मई 2019 को। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैंने ये रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए एनटीए का एग्जाम दिया है। एनटीए आप जानते हैं ना, नीट जेईई के और बहुत सारे एग्जाम कराता है। ऑल ओवर इंडिया में इसके बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। तो इन्होंने कहा कि भाई अब इनके एग्जाम कैसे लें, रिफ्रेशर कोर्स का तो एग्जाम लेना है। लास्ट में इन्होंने एनटीए को दे दिया कि भाई आप एग्जाम लो। एनटीए ने हमसे एग्जामिनेशन फॉर्म भराया, हमारा एडमिट कार्ड इशू किया और एनटीए का हमने एग्जाम दिया और ये हमारा रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट मिला, है ना। तो ये बहुत ही इनिशियल डेज में ये मैंने शुरू किया और इसके लिए मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मैंने जब किया तो मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन की बस बात वही है ना, आप सीएस के लिए कुछ भी कर रहे हो तो आपको आयुक्तालय से परमिशन लेनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अनुमति दो बोल करके। तो जैसे ही मैंने वहां भेजा तो वो एकदम वो हो गए कि भाई ये क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज ये चालू हो गए हैं, अब इनको अनुमति कैसे दें, क्योंकि हमने 2018 का रेगुलेशन है वो अडॉप्ट नहीं किया। काफी दिन तक पत्राचार होता रहा, पत्राचार होता रहा और उसके बाद में जाकर के 2020 में तो उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई अब आप, शायद नवंबर 2020 की बात है, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उन्होंने अधिकृत जो लेटर है आयुक्तालय ने परमिशन दे दी कि अब आप कर सकते हो। और फिर कोविड में जिस तरह से बाढ़ आई है ऑनलाइन रिफ्रेशर और एफडीपीज करने की, उसके आप लोग सब लोग गवाह हो। रामानुजन कॉलेज के जिस तरह से रोज ऑर्डर्स आते थे आयुक्तालय की वेबसाइट पर कि इतने लोगों को परमिशन दी जाती, इतने लोगों को परमिशन, और वो बहुत जरूरी था। देखिए, क्योंकि एचआरडीसी जो है ऑफलाइन कोर्सेज करा नहीं सकते थे कोविड में, तो ऑनलाइन कोर्सेज का ही एक अल्टरनेट था, क्योंकि लोगों का सीएस ड्यू हो रहा था तो उनका एक्सटेंड नहीं हो एलिजिबिलिटी डेट, उसको करने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाया आयुक्तालय ने, जिससे काफी लोगों को फायदा हुआ, हम सभी को फायदा हुआ, है ना। तो ये लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत इनिशियल डेज में मैंने ये कोर्स किया था स्वयं का। ये मैंने एक क्या बोलते हैं 14 जून 2020 में रामानुजन जो है टीएलसी, उससे एक एफटीपी किया हुआ है। ये भी आप देखिए जितने भी सर्टिफिकेट उन सब में ये जो PMM NMTT है वो मेंशन है ना, और वो टीएलसी है कि वो कौन सी संस्था है ये भी मेंशन है। ये सब होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। रामानुजन कॉलेज के लोगो के बगल में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लोगो है, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए उसमें, आप जो भी करें। ये एक और मैंने किया था एफडीपी, ये जो गुरु अंगद देव टीएलसी सेंटर है ना, ए सेंटर ऑफ एमएचआरडी, यहाँ देखिए आपके इधर लिखा हुआ है अंडर PMM NMTT, ठीक है। तो आपको सीएएस के लिए कोर्स वही करना है जिसको एमएचआरडी ने, संस्था ने अधिकृत किया है और इस योजना में वो कोर्स हो रहा है, वही आपके लिए सीएस के लिए माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये एक और मैंने कालेम से कोर्स किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसको कालेम सेंटर बनाया हुआ है, उससे भी मैंने एक एफडीपी किया था। तो ये सारे अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो जो हमारी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग है उसके तहत ये सारे कोर्सेज, कुछ कोर्सेज मैंने किए हैं। ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है। ये मैंने कब किया था,
16 मई 2020 को, जब कोविड नया नया आया था, बिल्कुल नया नया आया था कोविड, 16 मई 2020 को लॉकडाउन लगे ही थे या एक डेढ़ महीना हुआ होगा, तब ये मैंने कोर्स किया था। ये भी देखिए आप, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन और टीचर ट्रेनिंग के अधिकृत कहाँ का है ये है आईआईटी बॉम्बे का जो टीएलसी सेंटर है वहां का है ये, है ना, टीचिंग लर्निंग सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है, उधर आप देख सकते हैं, है ना, प्रोफेसर कनन के नीचे लिखा हुआ है टीचिंग लर्निंग सेंटर आईआईटी बॉम्बे, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, तो ये दो पॉइंट थे जो हमने डिस्कस कर लिए, किससे रिलेटेड, आपके नए रूल में जो है उससे रिलेटेड दो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो रिसर्च स्कोर को कैलकुलेट करने की जो मेथोडोलॉजी है अपेंडिक्स 2 टेबल 2, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, टी तैयार है तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च स्कोर कैलकुलेट बाद में कर लेंगे।